Afghanistan's Taliban morality minister has pledged to implement a law prohibiting news media from publishing images of all living things. जी हाँ, जो इस न्यूज में आपने सुना वो सच है। अफगानिस्तान ने बैन कर दिया है इमेजेस को, किसी भी लिविंग थिंग की, कोई भी जीव अगर है जो जीवित चीज है जिसके अंदर आत्मा है या सोल है, उसकी तस्वीर का इस्तेमाल वहां की मीडिया नहीं कर पाएगी। वहां के न्यूज चैनल्स या वहां के सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी कोई इमेज किसी भी लिविंग थिंग्स की वो अपलोड नहीं हो सकती, चाहे कोई इंसान हो या कोई जानवर हो। जो भी चीज सांस लेती है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यानी ऐसी तस्वीरें भी अब अफगानिस्तान में बंद हो जाएंगी। आखिर ये अनाउंसमेंट आई क्यों है और क्यों तालिबान ऐसा कर रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। तालिबान का असल में एक मंत्रालय है, मॉरलिटी मिनिस्ट्री, जिसने बोला है कि उनकी बैन लिस्ट में अब की बार कोई भी फोटो जो किसी लिविंग थिंग की है वो बैन कर दी जाएगी, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये प्रोहिबिटेड है। इसलिए तालिबान ने बोला है कि अब तस्वीरें खींचना, तस्वीरों को शेयर करना सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज चैनल पे बंद हो जाएगा। लेकिन अभी इसको कुछ राज्यों में ही अप्लाई किया गया है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं किया जा रहा है। कुछ इलाकों में ही अभी इसको लागू किया जाएगा और यहां तक कि सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स को बोला गया कि वो रोक दें, लेकिन सबको ऐसा नहीं कहा है। तो कई सारे ऐसे उनके मैनेजर्स हैं जिन्होंने कहा है कि तालिबान अभी तक इसको पूर्ण रूप से रोकने की तैयारी में नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड स्केल पर किसी भी इमेज को जो लिविंग थिंग की है उसको वहां नहीं डाल सकते, सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनल पर। यहां तक कि ये भी नियम बनाने की तैयारी में है तालिबान कि किसी इमेज को लोग घरों पे भी ना टांग पाए। इससे पहले तालिबान ने और भी कई ऐसे नियम लगाए जो अफगान प्रोविंसेस पे लागू हो चुके हैं, जिसके अंदर महिलाओं का आना जाना या पुरुषों का दाढ़ी रखना मैंडेटरी कर दिया गया है। इन सब चीजों के द्वारा वो ये ध्यान रखना चाह रहे हैं कि इस्लामिक जो लॉज हैं उनको फॉलो किया जाए अफगानिस्तान के अंदर। 3 साल से लगभग अफगानिस्तान में तालिबान का शासन शुरू हुआ है और तालिबान के आने के बाद से चाहे महिलाओं का पब्लिक में आना जाना हो, बिना किसी पुरुष के आ जा नहीं सकती, खुद को ढक के रखना होता है। पुरुषों के लिए शेविंग एक तरह से बैन कर दी गई है, दाढ़ी रखना मैंडेटरी है और इस्लामिक लॉ यानी शरिया को फॉलो करना मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत ये नया लॉ जो लागू हुआ है ये ऑब्वियसली कई लोगों को सतर्क करता है कि अगर तालिबान जैसी गवर्नमेंट या ऐसे ग्रुप्स कहीं भी एक्टिव होते हैं तो कितने खतरनाक हो सकते हैं। इससे पहले महिलाओं पर उनके खिलाफ जो खतरनाक लॉज लागू किए गए हैं तालिबान के बारे में, इसमें दुनिया भर में चर्चा हो चुकी है। तालिबान ने नियम बनाया है कि महिलाओं को सर से लेकर पैर तक अपने आप को पूरी तरह कवर करना होगा। वो अकेले कहीं ट्रांसपोर्टेशन में नहीं जा सकती, बिना किसी पुरुष के वो बाहर घूमने नहीं जा सकती। इतनी जोर से ना बोल दें कि उनके परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति सुन ले। यानी औरतें कितनी आवाज में बोलेंगी ये भी वहां पर तालिबान कंट्रोल करता है। उनका कहना है कि आपकी आवाज धीमी होनी चाहिए, आप गाना नहीं गा सकती, म्यूजिक तो ऐसे ही बंद है अफगानिस्तान तालिबान में। प्लस ये भी नियम लगाए गए कि आप कितनी जोर से बोलेंगी ताकि कोई बाहर का व्यक्ति आपकी आवाज ना सुन सके। जो ढकना है वो पूरे शरीर को ढकना पड़ रहा है, ईडी तक, सर से लेकर ईडी तक कुछ भी विजिबल नहीं होना चाहिए। और उनके नियमों की अगर आप लिस्ट देखो तो 2021 के बाद से आप देखो, पहले उन्होंने कहा वुमेन शुड स्टे इंडोर्स, फिर उन्हें न्यूज चैनल से हटा दिया, उसके बाद उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल विदाउट एनी मेल कंपेनियन 72 किलोमीटर से ऊपर बंद कर दिया गया। उनको ड्राइविंग लाइसेंस देना मना कर दिया, जिम जाना मना कर दिया, पार्क जाना बंद कर दिया और अब तो यहां तक कि उनको टिकट्स बेचने भी ट्रैवल एजेंसीज को मना कर दिए हैं बिना किसी महरम के। यानी कोई एक पुरुष जो उनके साथ होना चाहिए तभी वो टिकट्स भी खरीद सकती हैं। वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, बिना किसी मेल व्यक्ति के साथ गए वो किसी हेल्थ सेंटर नहीं जा सकती। और अब ये चीजें शिकंजा कसने लग गई हैं और इलाकों के ऊपर जहां शरिया लॉ के अंतर्गत उन्होंने किसी भी लिविंग थिंग की इमेजेस तक खींचकर उसको सोशल मीडिया या मीडिया में पब्लिसाइज करने से रोक दिया है। हालांकि इसकी इंप्लीमेंटेशन मैं फिर से रिपीट करता हूं, अभी अप्लाई पूरी तरह से नहीं हुई है, कुछ राज्यों में हुई है, लेकिन ये नियम ऑब्वियसली दिखाते हैं कि हद तक तालिबान एक ऐसी फोर्स है जो बहुत ज्यादा कट्टरपंथी है और शरिया को पूरे अफगानिस्तान पे लागू करवाने के लिए बिल्कुल आमादा है। असल में अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री के बाद से ही अफगानिस्तान में काफी ज्यादा ऐसे नियम लागू होने शुरू हुए। पर क्या आपको पता है तालिबान असल में है कौन? हमें लगता है कोई आतंकवादी संगठन है या कोई ग्रुप है, तो असल में तालिबान का मतलब होता है पश्तो में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो भाई स्टूडेंट्स ऐसे कैसे निकल गए? तो जानते हैं थोड़ी सी इनकी कहानी, इनका बैकग्राउंड भी। असल में अफगानिस्तान में तालिबान स्टैब्लिश कब हुआ और कब उनकी वापसी हुई? तो 1996 में पहली बार अफगानिस्तान पे उनका कंट्रोल आया था। फिर आपको याद होगा 2001 में हुए अटैक्स जो अमेरिका पे हुए थे, जिसमें ओसामा बिन लादेन संलिप्त थे। उसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान में आता है, तालिबान को हटाता है और 2021 में दोबारा अमेरिका वहां से गया और तालिबान का कब्जा दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर हो गया। असल में अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर कहा जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं
वो सब यहां पर हारी हैं। कोई भी अफगानिस्तान में जीत ना सका और अमेरिका को भी यहां से खाली हाथ ही जाना पड़ा। लेकिन इस बार अमेरिका के जाने के बाद यहां उस चीज को भरा दोबारा तालिबान ने, जिससे लड़ने के लिए अमेरिका असल में अफगानिस्तान में एंटर हुआ था। क्या है कहानी, देखिए। जो आप अफगानिस्तान का इलाका आज देख रहे हैं ना, एक समय में यहां पर ब्रिटिश लड़े थे इस एरिया पर कब्जा करने के लिए, वो हार गए थे। उसके बाद ये हुआ था कि इस इलाकों पर जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात करता हूं, पूरी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा मैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहां पर यूएसएसआर लगातार अपने आप को पुश करने लग गई थी। यूएसएसआर असल में एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, सोवियत संघ। उन्होंने अपना दबदबा इस पूरे इलाके में जमाया हुआ था और क्योंकि यहां पर सोवियत का कब्जा बढ़ता जा रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास यहां पर लगातार कन्फ्रंटेशन थी यूएसएसआर और कैपिटलिस्ट कंट्रीज के बीच में। इस रीजन में कम्युनिस्ट काफी कंट्रोल में आ चुके थे, स्ट्रांग होने स्टार्ट हुए थे। 1970s के आसपास इनके खिलाफ स्ट्रगल शुरू होता है मुजाहिदीन्स का। मुजाहिदीन्स अपनी स्ट्रगल की शुरुआत करते हैं लड़ने के लिए कम्युनिस्टों के खिलाफ और कहते हैं कि यहां पर इस्लाम को स्टैब्लिश किया जाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट जहां भी आते हैं वो कहते हैं कि हम एंटी रिलीजियस हैं, वो किसी धर्म को नहीं मानते। तो मुजाहिदीन्स को सपोर्ट किया था कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे यूएसए ने, और पाकिस्तान से भी सपोर्ट मिल रहा था। 1970 से मुजाहिदीन यहां पर लगातार लड़ रहे थे, जिनमें कुछ फेमस नाम है अहमद शाह मसूद या फिर गुलबदन हिकमतियार का। ये काफी लीडर्स थे जो मुजाहिदीन को लीड कर रहे थे। मुजाहिदीन को खड़ा किया गया था अमेरिका की मदद से लड़ने के लिए अगेंस्ट यूएसएसआर। ये लड़ाई यहां सालों तक चली और आखिरकार 1990s में यहां से यूएसएसआर को हारकर भी जाना पड़ा। तो यूएसएसआर को भी यहां से जाना ही पड़ा। लेकिन 1990s के बाद जब मुजाहिदीन यहाँ पूरे एरिया में एक्टिव थे, तो मुजाहिदीन ने ढेर सारे ऐसे ग्रुप बना लिए थे जो ग्रुप आपस में लड़ते रहते थे। तो सिचुएशन ये हो चुकी थी कि मुजाहिदीन ने पूरे अफगानिस्तान के अलग अलग ग्रुप्स बना लिए थे, जहां अलग अलग वॉर लॉर्ड्स हुआ करते थे, यानी अलग अलग मुजाहिदीन ग्रुप्स आपस में लड़कर अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमाने के प्रयास में थे। कुछ पाकिस्तान के सपोर्ट से थे, कुछ अमेरिका के सपोर्ट से थे। इसी बीच में एक नया ग्रुप पनपता है जिस ग्रुप का नाम होता है तालिबान। तालिबान असल में स्टूडेंट्स, पश्तो में इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स। ये वो लोग थे जो पेशावर के आसपास पाकिस्तान में मदरसा में पढ़ा करते थे, जिनको आईएसआई की मदद से खड़ा किया गया और वो पहले सदर्न अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करते हैं और पाकिस्तान में खासतौर पे आईएसआई इनको पनाह देती है। यहाँ के लोगों को जो पढ़ रहे थे मदरसा में उनको रेडिकलाइज करती है, उनको उन्मादी बनाती है और वो फिर घुसते हैं अफगानिस्तान में। कुछ ग्रुप्स जो लगातार वहां पर काफी तरह अत्याचार करते थे, तालिबानी आके उन्हें हराते हैं और तुरंत काफी पॉपुलर हो जाते हैं। इस पॉपुलैरिटी के बाद, और 1996 की बात है, 1996 से ही शुरुआत हो गई थी तालिबान का यहाँ पर 90s के बाद से कि अपने आप को पुश करना। और 1996 आते आते वो इतने पॉपुलर हो जाते हैं और इतने पावरफुल हो जाते हैं कि लगभग पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा जमा लेते हैं। और ये इतने शक्तिशाली कैसे हुए? क्योंकि इनको 3 देशों ने सपोर्ट किया, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान। 1996 में जब ये कब्जा करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, तो इन्हें केवल 3 देशों का सपोर्ट था, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान का। इसके पीछे कई और कारण भी थे। एक, ये सुन्नी ग्रुप्स ईरान के पड़ोसी मुल्क में थे, तो वो ईरान को कमजोर करने में भी बड़ा रोल प्ले कर सकते थे। प्लस ये अच्छे खासे लड़ाके थे, तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए और सऊदी अरब और यूएई ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए भी कर सकता था। इसलिए तालिबान को खड़ा करना और इंपॉर्टेंट हो गया था इन ग्रुप्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसा होता है 1999 से लेकर 2001 के बीच में कि तालिबान अपने आप को और ज्यादा एग्रेसिव करके एक ग्लोबल वॉर शुरू करता है, एक जिहाद शुरू करता है, जहां वो अमेरिका को टारगेट करता है। और जो मुजाहिदीन जिनको हथियार देकर अमेरिका ने ही खड़ा किया था, उन्हीं से निकला हुआ तालिबान, जिसको अगेन हथियार दिए थे अमेरिका नहीं, और वही ओसामा बिन लादेन अमेरिका पे अटैक करके 9/11 का अटैक करता है 2001 में। और उसके बाद अमेरिका आता है दोबारा अफगानिस्तान और खत्म करता है तालिबान को और अपना रूल स्थापित करता है। लेकिन तालिबानी लोग वहां से निकल के कहाँ घुसते हैं? फिर पाकिस्तान में शरण लेते हैं और अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं इनडायरेक्टली। और क्योंकि अफगानिस्तान की सोसाइटी ऐसी है कि आपस में टूटी हुई है, बिखरी हुई है, अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है, इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और अमेरिका भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद आखिरकार समझता है कि अफगानिस्तान पे राज करना उसके बस की बात नहीं। तो ब्रिटिश, यूएसएसआर और अमेरिका, तीनों सुपर पावर यहाँ हारते हैं और अमेरिका भी यहाँ से वापस जाता है 2021 में। वो कुछ एग्रीमेंट करता है और तालिबान दोबारा यहाँ पर स्थापित होता है। बात रही जहाँ तक भारत की, तो भारत भी अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं देता है। असल में स्ट्रक्चर देखें तो आज इसके लीडर हैं अमीर अल मुनिम और सीनियर जज मुल्ला अब्दुल हकीम और मुल्ला अब्दुल घानी बरादर। ये इनके प्रमुख लीडर्स हैं। इनके अलग अलग ग्रुप्स हैं, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और इसके अलावा अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिसमें एक मोरालिटी मिनिस्ट्री भी है कि मॉरल चीज़ों को फॉलो किया जाए, इसको इंश्योर करती है।
तो इसीलिए यहां से ये कायदे कानून बनते हैं। और अभी आप तालिबान की लीडर्स की बात करो तो जो इनके डेप्यूटी लीडर हैं, मिलिट्री लीडर हैं या को फाउंडर हैं, ये सारे के सारे ईयू में, रशिया में, चाइना में, यूके, यूएन, यूएसए में सब जगह पे सैंक्शनड है। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि इन ग्रुप्स को दुनिया भर में सैंक्शन करके रखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे ये लीड कर रहे हैं। और जो एक ग्रुप जिसने अलकायदा को शुरू किया, अलकायदा की मदद की स्टैब्लिश करने में, अलकायदा तालिबान की मदद से ही दुनिया भर में फैला और अमेरिका के खिलाफ जिहाद में बड़ा रोल निभाया, अमेरिका को तबाह भी किया। बदले में तालिबान वन जो था उसकी तबाही का कारण भी बना। लेकिन तालिबान के होने के बावजूद आज फिर चाइना हो या इंडिया हो यहाँ पर नजर गड़ाए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मिनरल है। सालों से इंस्टेबिलिटी, वॉर के अंदर रहने के कारण कभी भी अफगानिस्तान के मिनरल्स को वहां से निकाला ना जा सका। आज भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान में लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा मूल्य की मिनरल्स हैं। भारत ने ऑलरेडी अफगानिस्तान में बहुत निवेश किया। जब यहाँ पर अमेरिका था तब अमेरिका ने यहाँ पर एक सिविलियन गवर्नमेंट की स्थापना की थी। तो अफगानिस्तान में इंडियंस को बहुत अच्छी नज़रों से देखा जाता है। इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री की तरह देखी जाती है और इंडिया ने यहाँ बहुत निवेश किया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत ने अफगानिस्तान में निवेश किया। हॉस्पिटल बनाई, यहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, यहाँ का डैम बनाया और काफ़ी हॉस्पिटल्स और इलाज लोगों का कराया। काफ़ी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देकर भारत में पढ़ाया। तो इसलिए भारत की अच्छी इमेज थी, रोड बिल्ड किए। लेकिन जैसे ही तालिबान वहाँ आता है तो भारत की पकड़ वहाँ से हट जाती है और इस पूरे रीजन के ऊपर दोबारा तालिबान का कब्जा होता है और भारत संबंधों को खत्म कर लेता है। भारत के अरबों डॉलर जो है निवेश हुए हैं वो अभी तक फंसे हुए हैं। हालांकि भारत ने तालिबान को हाल में जब गेहूं और चावल की जरूरत थी तो वो फूड सप्लाई दिए, पर अभी तक भारत तालिबान को मानता नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि आपको याद होगा कांधार में जो इंडिया के एक एयरप्लेन को कैप्चर करके ले जाया गया था वो तालिबान की निगरानी में हुआ था। इसलिए भारत कभी भी इनको मानने को तैयार होने वाला नहीं है। लेकिन इंडिया ने इनवाइट किया था तालिबान के एनवॉय को यूएई में, लेकिन बोला था कि ये एक रूटीन प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। तो वही तालिबान जिसने आज अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, जिसको पाकिस्तान का सीधा सपोर्ट प्राप्त है, वो अब हालांकि पाकिस्तान की भी उतने करीब रहा नहीं है। इन सब के बीच तालिबान के नियम ग्लोबली बाकी देशों को उससे दूरी बनाने के लिए मजबूर भी करते हैं। और ये नया नियम जिसके तहत लिविंग थिंग्स की फोटो तक नहीं खींची जा सकती, दिखाता है कि शरिया को अगर अप्लाई किया जाए इन टोटलिटी तो कितना एक कंजर्वेटिव वो अप्रोच हो सकती है। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ज्ञान कोश।